महान दार्शनिक रूमी ने कहा था, हर चीज में संगीत है, हर चीज में लय है। और आज की हमारी चर्चा इसी लय और इसके पीछे के विज्ञान पर है। चलिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प जगह से करते हैं, कानपुर का एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर। भारत के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्कों में से एक। हाँ, और आप वहां घूम रहे हैं और चारों तरफ बस आवाजें ही आवाजें हैं। एक कोने से बाघ की वो गहरी दहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट, एक पूरी सिम्फनी। बिल्कुल। और एक बार तो एक बड़ी मजेदार घटना हुई। एक बहुत गहरी रंभाने जैसी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कोई गाय होगी, पर पास जाके देखा तो वो एक पेलिकन था। और यही बात तो सबसे हैरान करती है ना, कि वो बाघ की दहाड़ हो या उस पेलिकन की गहरी आवाज या फिर संगीत का कोई सुर, इन सब के पीछे फिजिक्स मतलब भौतिकी के कुछ बहुत ही सरल नियम काम कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ध्वनि असल में है क्या और ये हमें इतना मंत्रमुग्ध क्यों करती है। बिल्कुल, हमारा मिशन यही है कि ध्वनि के विज्ञान को आसान बनाया जाए। हम जानेंगे कि ये साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंगे क्या हैं, ये हवा में चलती कैसे हैं। और हमारा दिमाग उन्हें कैसे समझता है, मतलब फ्रीक्वेंसी, पिच, ये सब क्या है, और गिटार से लेकर हमारे ईयरफोन तक ये आवाज पैदा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से जिसके बिना हम कुछ सुन ही नहीं सकते, हवा। हवा, ये तो दिलचस्प है। हम सांस लेने के लिए तो हवा के बारे में सोचते हैं, पर सुनने के लिए कभी नहीं। तो हवा हम तक आवाज पहुंचाती कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवा के अणु मतलब मॉलिक्यूल्स चलकर हमारे कान तक आते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो फिर? आप ऐसे सोचिए, जैसे स्टेडियम में लोग एक मैक्सिकन वेव करते हैं। हाँ। कोई भी अपनी सीट से उठकर दूसरी जगह नहीं जाता, है ना? सब बस अपनी जगह पर खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं, पर वो लहर वो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। अच्छा, तो ध्वनि तरंगे भी ठीक वैसी ही हैं। जब कोई चिल्लाता है तो उसके वोकल कॉर्ड से पास के हवा के अणु कांपते हैं, और वो अपने आगे वालों को कंपित करते हैं, फिर वो अपने आगे वालों को। ये बस एक ऊर्जा की लहर है जो हम तक पहुंचती है, अणु नहीं। और ये लहर जब हमारे कान के पर्दे से टकराती है तो उसे भी कंपित करती है। बिल्कुल सही। और बस यहीं से हमारा दिमाग उस कंपन को ध्वनि के रूप में समझने का काम शुरू कर देता है। वाह, तो हर कंपन एक जैसा तो नहीं होता होगा। यहीं पर शायद फ्रीक्वेंसी की बात आती है। हाँ बिल्कुल, हर ध्वनि को हम एक संख्या से माप सकते हैं। ये संख्या बताती है कि एक सेकंड में हवा के अणु कितनी बार आगे पीछे कांप रहे हैं। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हम हर्ट्ज मतलब HZ में मापते हैं। एक सेकंड में एक कंपन मतलब 1 हर्ट्ज। अच्छा, तो जो कानपुर में पेलिकन की वो गहरी आवाज थी, उसका मतलब हुआ कि उसके वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे कंपित हो रहे थे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। एकदम सही पकड़ा आपने। एक गहरी गुनगुनाहट या उस पेलिकन की आवाज की फ्रीक्वेंसी लगभग 100 से 200 हर्ट्ज के बीच हो सकती है। और किसी चिड़िया की तीखी चहचहाहट? उसकी फ्रीक्वेंसी हजारों हर्ट्ज में होती है। जैसे चम्मच के फर्श पर गिरने की जो तीखी आवाज होती है, वो लगभग 8000 हर्ट्ज तक जा सकती है। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम आम भाषा में पिच कहते हैं, है ना? कम फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच और ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। बिल्कुल। और हम इंसानों के सुनने की भी तो एक लिमिट है, शायद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हाँ, 20 किलो हर्ट्ज तक। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों की दुनिया में तो एक पूरा साउंड ट्रैक चल रहा है जिसे हम सुन ही नहीं पाते। हाथी एक दूसरे से बहुत कम फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। इंफ्रासाउंड। हाँ, इंफ्रासाउंड। और चमगादड़ शिकार के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सुनने की क्षमता से बहुत ज्यादा है। कमाल है। अच्छा, लेकिन आवाज सिर्फ तीखी या गहरी तो नहीं होती, वो धीमी या तेज भी तो होती है। जैसे बाघ की धाड़, उसकी पिच शायद बहुत ज्यादा ना हो, पर वो बहुत लाउड होती है। आपने ध्वनि का दूसरा आयाम पकड़ लिया। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी ये तय करती है कि हवा के अणु कितनी तेजी से कांप रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड ये तय करता है कि वो अपनी जगह से कितना ज्यादा आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा। तो कंपन जितना बड़ा, आवाज उतनी ही तेज। बिल्कुल, बाघ की धाड़ का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, और इसी लाउडनेस को हम डेसिबल में मापते हैं। सही। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। ध्वनि हवा में कंपन है जिसकी दो पहचान है, फ्रीक्वेंसी जो पिच तय करती है और एम्पलीट्यूड जो लाउडनेस तय करता है। और शायद इंसान ने इन्हीं दो चीजों को कंट्रोल करने की कला में संगीत को खोजा है।
क्या बात कही है। संगीत और कुछ नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का एक सुंदर खेल है। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सा रे गामा पा धा नी सा। हाँ, ये असल में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी को याद रखने का एक तरीका है। और मैंने सुना है कि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प गणित भी है। है तो, अगर पहला सा मान लीजिए 260 हर्ट्ज पर है, तो जो अगला ऊंचा वाला सा आता है, तार सप्तक का सा। हाँ, तार सप्तक का सा, उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक दुगनी यानी 520 हर्ट्ज होती है। अच्छा, एकदम डबल। हाँ, बिल्कुल डबल। और ये सिर्फ भारतीय संगीत में नहीं, दुनिया के हर संगीत में होता है। हमारे दिमाग को ये दोगुनी फ्रीक्वेंसी का रिश्ता इतना सहज और सुखद लगता है कि हम उसे एक ही सुर का ऊंचा रूप मानते हैं। ये तो कमाल है। तो फिर गिटार या बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र वो इसी गणित का इस्तेमाल करके नियंत्रित कंपन कैसे पैदा करते हैं? गिटार का सिद्धांत बहुत सरल है। कंपन करने वाला तार जितना छोटा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब आवाज उतनी ही तीखी होगी। हाँ, अच्छा, तो जब गिटार बजाने वाला अपनी उंगली से तार को किसी फ्रेट पर दबाता है तो वो असल में उस तार की लंबाई को छोटा कर रहा होता है। ठीक, यही होता है। लंबाई कम हुई तो सुर ऊंचा हो गया। और बांसुरी, उसमें तो तार नहीं होते। उसमें हवा का एक कॉलम होता है और सिद्धांत ठीक उल्टा है। हवा का कॉलम जितना लंबा होगा, आवाज उतनी ही गहरी होगी। बिल्कुल। जब बांसुरी वादक उंगलियों से छेदों को बंद करता है तो वो हवा के गुजरने का रास्ता लंबा कर देता है। इससे गहरी लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज निकलती है। और जैसे ही उंगली हटाई हवा का कॉलम छोटा हुआ और सुर तीखा हो गया। सही। रुकिए, ये तो हम सबने महसूस किया है। जब हम किसी बोतल में पानी भरते हैं तो जैसे जैसे बोतल भरती है पानी गिरने की आवाज तीखी होती जाती है। हाँ, क्या ये इसीलिए है कि बोतल में हवा का कॉलम छोटा होता जा रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो पल है जब फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हवा का कॉलम छोटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवाज तीखी। वाह, ये तो शानदार है। अच्छा, तो ये तो हो गए वाद्य यंत्र, लेकिन उस तकनीक का क्या जो हमारी जेब में है? हमारे स्पीकर या ईयरफोन, उनके अंदर तो कोई तार नहीं है जिसे छोटा बड़ा करें, नहीं कोई हवा का कॉलम। वो इतनी सटीक फ्रीक्वेंसी कैसे पैदा करते हैं? यहाँ पर कहानी बिजली और चुंबकत्व की दुनिया में चली जाती है। अगर आपने कभी कोई स्पीकर खोला हो तो उसके अंदर एक चुंबक और एक तांबे की कॉइल जरूर मिली होगी। हाँ, चुंबक तो देखा है, एक स्थायी चुंबक। पर उस कॉइल का क्या काम है? यहीं पर फिजिक्स का एक और कमाल का सिद्धांत काम आता है। जब किसी कॉइल से बिजली का करंट गुजरता है तो वो कॉइल खुद एक अस्थायी चुंबक बन जाती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप करंट की दिशा बदल दें तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ध्रुव मतलब नॉर्थ और साउथ पोल वो भी पलट जाते हैं। अच्छा, तो स्पीकर के अंदर एक स्थायी चुंबक है और एक ये अस्थायी वाला मतलब कॉइल है। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमें 520 हर्ट्ज का सा बजाना है। स्पीकर का सर्किट उस कॉइल में करंट भेजेगा और उसकी दिशा को 1 सेकंड में ठीक 520 बार आगे पीछे पलटेगा, जिससे वो कॉइल एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी जिसके ध्रुव भी 1 सेकंड में 520 बार पलट रहे हैं। हाँ, और ये बदलता हुआ चुंबक उस स्थायी चुंबक से कभी आकर्षित होगा, कभी दूर भागेगा। तो उसमें एक तरह का खिंचाव और धक्का लगेगा। 520 बार 1 सेकंड में। बिल्कुल। और इसी खिंचाव और धक्के के कारण वो कॉइल और उससे जुड़ा पर्दा ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर आगे पीछे कंपित करने लगता है। और यही कंपन हवा में ध्वनि तरंगे पैदा करता है। वाह, ये तो सच में चुंबकीय वोकल कॉर्ड्स हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हेडफोन में इतना कुछ हो रहा है। हाँ, ये भौतिकी के सबसे सुंदर अनुप्रयोगों में से एक है। लेकिन यहाँ एक सवाल और गहरा हो जाता है। आपने समझाया कि कॉइल से करंट गुजरने पर वो चुंबक बन जाती है, पर वो स्थायी चुंबक, वो चुंबक क्यों है? मतलब कुछ चीजें चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया तक ले जाता है। इसका संबंध इलेक्ट्रॉन के एक गुण से है जिसे स्पिन कहते हैं। स्पिन? हाँ, आप हर इलेक्ट्रॉन को एक छोटे से घूमते हुए नन्हे चुंबक की तरह सोच सकती हैं। ज्यादातर चीजों में ये नन्हे चुंबक अलग अलग दिशाओं में बिखरे होते हैं और एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। लेकिन चुंबकीय पदार्थों में ये सब एक ही दिशा में लाइन में लग जाते हैं। बिल्कुल। चुंबकीय पदार्थों में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को एक ही दिशा में अलाइन कर लेते हैं,
और जब इतने सारे नन्हे चुंबक एक साथ एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो वे मिलकर एक बड़ा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ये प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी समय मिले तो किसी मॉल के शोर शराबे के बजाय किसी शांत बगीचे या पार्क में टहलने पर विचार करें। हाँ, और जब सब कुछ शांत हो जाए तो बस आंखें बंद करके सुने हवा की सरसराहट, पत्तों का खड़कना, किसी पक्षी का गीत। और श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ने जैसा है। अब जब हम जानते हैं कि ये ध्वनियाँ हवा के लाखों अणुओं के कंपन की लहरें हैं जो एक सटीक भौतिकी के नियम से हम तक पहुंच रही हैं, तो क्या ये अनुभव और भी गहरा और जादुई नहीं हो जाता?